हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगेगी। ये आर्टिकल लिखा हुआ है लाइट बल्ब्स पे। कितनी तरह के लाइट बल्ब्स होते हैं, कौन सा बल्ब कितनी बिजली खींचता है और इसका भारत की एनर्जी कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ा है पिछले 15 सालों में, इस आर्टिकल में आप सीखेंगे। बहुत कुछ नया सीखने को है। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तो आप सीखने ही वाले हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अ, चलो शुरू ही करते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। हमारा ऑब्जेक्टिव इस क्लास के जरिए ये है कि सब कुछ बेसिक से हिंदी मीडियम वालों को कवर करवाया जा सके ताकि वो इंग्लिश वालों के बराबर आ सके एग्जाम्स में। कह रहे जी एनर्जी एंड एफिशिएंसी। एनर्जी का मतलब होता है ताकत या पावर। यहाँ बात हो रही है बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की। एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता। एक बल्ब जो कि घंटे में 10 रुपए की बिजली खाता है, उतनी ही रोशनी वाला एक दूसरा बल्ब अगर आप लगा दें, हो सकता है वो घंटे में 2 रुपए की बिजली खाए। तो वो 2 रुपए की बिजली खाने वाला बल्ब एफिशिएंट है, ज़्यादा कार्यकुशल है। तो कह रहा है इन दोनों चीज़ों पे भारत को ध्यान देना है। टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया मस्ट रिड्यूस इट्स पावर कंजम्पशन। कह रहे भारत को रिड्यूस करना ही होगा अपने पावर के कंजम्पशन को या बिजली की खपत को। अच्छा, कैसे बंद करना होगा भाई, खपत को कम कैसे करना होगा? बाय लगा के बता रहा है। बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को, कार्यकुशलता को इंक्रीज करके। घर पे लाइट पंखा बंद करने को नहीं बोल रहा, आपको गर्मी में बैठने को नहीं बोल रहा। ये कह रहा है ऐसी लाइट और ऐसा पंखा यूज करो, ऐसा एसी यूज करो जो बिजली कम खींचता हो। हमारा कंजम्पशन अपने आप ही कम हो जाएगा। इंडिया बनेगा सब्जेक्ट, प्रॉपर नाउन है। कंट्रीज के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं होता, आपको पता है। छोड़ करके अमेरिका, यूके, यूएसए, यूएई, है ना, ऐसी कंट्रीज के जिनके पीछे एस लगा हो नाम के अंदर, ऐसी कंट्रीज के आगे आप द लगाएं। जिनके पीछे एस ना लगाओ, ऐसी कंट्रीज के आगे आप द का ना इस्तेमाल करें। तो इंडिया बनेगा सब्जेक्ट, बिना द के वर्ब बनेगी इसकी मस्ट रिड्यूस। रिड्यूस करना, किसी चीज़ को कम करना। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, इसका मतलब होता है चाहिए ही चाहिए। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की मैं आपको दिखाता हूँ वोकैब। 4-5 भारी भरकम वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि आर्टिकल को आप स्मूथली ले सको। देखिए, आपके एग्जाम प्रिपरेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मॉक टेस्ट लगाना। जितना जरूरी पढ़ाई करना है ना, उतना जरूरी ये भी है कि एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट लगा करके अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। और इस चीज़ के लिए मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। मॉक टेस्ट का सबसे पुराना और सबसे इनोवेटिव, सबसे अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है। 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं 800 एग्जाम्स के। फिर आप एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, हिंदी में दे रहे हो, इंग्लिश में दे रहे हो, आपके टारगेट के हिसाब से आपको इसमें मॉक टेस्ट दिखा देगा। जो भी मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, आपको हर मॉक टेस्ट का एक डिटेल एनालिसिस मिलेगा, परफॉर्मेंस समरी, आपके वीक एरियाज क्या हैं, कौन से एरियाज में आप अच्छे हैं। फिर टॉपर्स के मुकाबले, टेक्स्ट बुक पे लगभग 5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, तो टॉपर्स के मुकाबले आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपके मॉक टेस्ट पास में इंक्लूडेड है। ये सारे फीचर्स के साथ में पास को अवेल करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, टेक्स्ट बुक का लिंक मिलेगा। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हूं उस पर कूपन लगा लेना YT10 और आपका प्राइस घट के हो जाएगा मिनिमम 395 रुपीज़। अभी तो शायद इससे भी कम है। तो कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, सेल के दौरान अपने पैसे को सेव करें। कूपन लगाना ना भूलें, YT10 लिंक रखा गया है कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, वोकैब शीट है, थोड़ा जूम इन कर दूं इसको। पहला जो वर्ड है वो है हॉलिस्टिक। देखिए एक वर्ड अंग्रेजी में होल, HOLE। होल का मतलब होता है छेद। फिर एक और वर्ड अंग्रेजी में होल, WHOLE। इसी होल के आगे आप W लगा दें, इसका मतलब होता है पूरा। और वहीं से आपने हॉलिस्टिक नाम का वर्ड बनाया हुआ है, लेकिन इसके आगे का W निकला हुआ है। ये है तो ये WHO वाला होल, लेकिन इसके आगे का W निकाल करके आपने हॉलिस्टिक नाम का वर्ड बनाया। हॉलिस्टिक का मतलब है जिसमें होल हो, जो पूरे की बात करता हो। होलिस्टिक एजुकेशन वो एजुकेशन है जो सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती हो। ठीक है, टेकन समथिंग एज ए होल। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ होलिस्टिक वर्ड को। अ होलिस्टिक अप्रोच टू गुड हेल्थ गिव्स अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन गुड डाइट एंड लाइफस्टाइल। एक सब चीज़ों को मिला जुला करके बनने वाली जो अप्रोच है गुड हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए, वो बहुत सारा जोर डालती है आपके खाने पे, अच्छी डाइट पे और आपके लाइफस्टाइल पे भी।
ठीक है, इसमें सब चीज़ें कवर हो गई, एक्सरसाइज भी हो गया, फूड भी हो गया, स्लीप भी हो गई। चलिए ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, याद रखना इसके आगे का W हटा हुआ है। अगला वर्ड अपने पास स्प्रॉल। देखो वैसे तो समझाना बहुत मुश्किल है इसको, लेकिन इसको देसी भाषा में बोलूँ तो इसका मतलब होता है बेतरतीबी से फैल जाना। आपने कभी झुग्गी वुग्गी देखी हो ना, झोपड़े किसी स्लम एरिया में, तो वहाँ झुग्गियाँ ऐसे लाइन से नहीं बनी होंगी, बनी भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर ऐसे लाइन से नहीं होंगी। एक झुग्गी यहाँ बनी हुई है, एक यहाँ बनी हुई है, एक यहाँ बनी हुई है। और वैसे अगर आप किसी प्लान्ड सिटी में जाएंगे, वहाँ बिल्डिंग्स आपको बिल्कुल लाइन में बनी हुई मिलेंगी और बीच में रोड मिलेगी। तो ये तो सिस्टमेटिक तरीके से फैली हुई बिल्डिंग्स है या शहर है, लेकिन झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं वो स्प्रॉल करती हैं, वो बेतरतीबी से फैली हुई होती हैं, कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे। टू स्प्रेड इन एन ऑकवर्ड और इरेगुलर वे। द टाउन सीम टू स्प्रॉल फॉर माइल्स। ये टाउन जो है, छोटा कस्बा जो है, दिखाई देता था कि ये बेतरतीबी से फैला हुआ था इधर उधर, और कहाँ तक, फॉर माइल्स, कई मीलों तक, फॉर माइल्स। तो ये वर्ड मैंने समझाने की कोशिश की है आपको आपकी देसी भाषा में। स्प्रॉलिंग नाम का एडजेक्टिव इससे बनेगा, बेतरतीबी से फैली हुई कोई चीज़, स्प्रॉलिंग है ना, लोकेलिटी, स्प्रॉलिंग जो भी चीज़ है, ये एडजेक्टिव आर्टिकल में आप देखेंगे। स्प्रॉल एक वर्ब है, उसकी आईएनजी फॉर्म से आपने एडजेक्टिव बनाया। अगला वर्ड अपने पास रोबस्ट, मजबूत, स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं रोबस्ट। थैंक्स टू अ स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंडिया मैनेज टू विदस्टैंड मेजर इकोनॉमिक रिसेशंस ऑफ द पास्ट। कह रहा है जी की बदौलत, थैंक्स टू, ये फ्रेज भी बहुत बार आता है हमारे आर्टिकल्स में। थैंक्स टू का मतलब होता है की बदौलत या बिकॉज ऑफ। कह रहा है जी की बदौलत एक मजबूत या रोबस्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम के, फाइनेंशियल पूरे सिस्टम के, हमारी इकोनॉमी ने मैनेज किया इस चीज़ को कि वो विद स्टैंड करे या सामना करे, और किसका, बड़े बड़े आर्थिक तूफानों का, रिसेशंस का या मंदियों का जो पास में आई थी। सारे वर्ड्स ही आपके लिए नए हैं। विद स्टैंड मतलब सामना करना। विद स्टैंड कैसे बना है, आप किसी चीज़ के साथ में विद स्टैंड कर गए, बहुत बड़ा तूफान था लेकिन आप अपनी जगह से हिले नहीं, आप उसका सामना करते रहे, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में विद स्टैंड करना, है ना। स्टडी, टफ, पावरफुल, वेल बिल्ट, सभी रोबस्ट के सिनोनिम है। ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे और बड़ा कॉमन सा वर्ड है। सेकंड लास्ट वर्ड है अपने पास स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, किसी चीज़ की शॉर्टेज। द इंडस्ट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ स्कैरसिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। ये पूरी इंडस्ट्री सफ़र फ्रॉम कर रही है या जूझ रही है, और किस चीज़ से, एक कमी से, शॉर्टेज से, स्कैरसिटी से, कुशल वर्कर्स की, स्किल्ड वर्कर्स की। स्कैरसिटी को शॉर्टेज, डेफिसिट, डर्थ, पॉसिटी और इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं। आज मैंने डर्थ नाम का वर्ड आपके क्लोज टेस्ट में डाला है, किसी चीज़ की कमी कहलाती है उसकी। स्कैरसिटी बना है स्कैर्स नाम के एडजेक्टिव से। स्कैरसिटी का बिल्कुल उल्टा होता है अबंडेंस। जब कोई चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में आपके पास हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, वो होती है अबंडेंस। चलिए लास्ट वर्ड है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है पाबंदी या लिमिटेशन। कोई ऐसी चीज़ जो आपका काम आगे बढ़ने से रोकती हो या उसको धीमा करती हो, वो चीज़ कहलाती है एक पाबंदी या कंस्ट्रेंट। द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इन एक्सपेंशन ऑफ अ कंपनीज बिजनेस इज लैक ऑफ फाइनेंसिस। सबसे बड़ी जो पाबंदी होती है, रुकावट होती है बढ़ाने में या एक्सपेंशन में किसी कंपनी के बिजनेस को, वो होती है फाइनेंसिस की कमी या पैसे की शॉर्टेज। तो ये लैक और शॉर्टेज एक ही वर्ड है, ऊपर आया था ना, डेफिसिट, डर्थ, शॉर्टेज। लैक भी इन्हीं का सिनोनिम है, लैक ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ की कमी। चलिए ये कंस्ट्रेंट नाम का वर्ड भी आर्टिकल में आएगा। वोकैब शीट को जरूर से डाउनलोड करें, टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, आपका अपना ग्रुप है। फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको दिया गया है, यू कैन ज्वाइन इट। चलिए अब आर्टिकल पे आते हैं, एक समरी आपको दे। देखिए आपने वो लट्टू देखे होंगे घर में जो लगे रहते थे पहले, येलो कलर के, है ना। फिर आपने घरों में एक लाल रंग का, नीले रंग का लट्टू भी देखा होगा, छोटा सा लट्टू मतलब बल्ब, लाइट बल्ब। आजकल घरों में लगती है वाइट कलर की एलईडी लाइट्स। ये जो वाइट लाइट्स है ना, इनसे दुगनी जो है बिजली खाता है ये नीला या लाल रंग का लट्टू। इसकी बिजली की खपत ज़्यादा है लेकिन रोशनी कम है। लाल रंग का लट्टू, नीले रंग का लट्टू कैसी रोशनी करता है वो, बिल्कुल हल्की फुल्की सी, लेकिन बिजली दुगनी खाता है।
और ये जो येलो वाला है ना, ये तो हमारी एलईडी से 8 से 10 गुना ज़्यादा बिजली खाता था, क्योंकि इसकी सारी बिजली की जो खपत है वो इसकी गर्मी में चली जाती थी। देखना, उस बल्ब को कभी चलाओगे और हाथ में नहीं ले पाओगे आप उसको, इतना गर्म हो जाता है वो। बहुत सारी बिजली को वो खराब करता था। सरकार ने एक स्कीम बनाई 2014 में, उजाला स्कीम। और इस स्कीम में सरकार ने सोचा कि ये लाल लट्टू, ये सफ़ेद लट्टू, ये सारे बल्ब्स को अपने रिप्लेस कर देते हैं बाजार से, और इनकी जगह पे एलईडी लाइट्स लाते हैं और बहुत सस्ती कर देंगे इनको। पहले जो ये 500 रुपए की आती थी 10 साल पहले, अब 20-30 रुपए की बाजार में मिलने लगी है। और इससे भारत की एनर्जी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हमने हैंडल कर ली है। लेकिन इसी दौरान भारत में लोगों के पास पैसा आया, नए शहर बसे, और लोगों ने एसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये जो बिजली की खपत हमने बचाई थी वो लोग एसी में यूज़ करने लगे, और आज भी भारत वहीं का वहीं खड़ा है। हमें बिजली की उतनी ही ज़रूरत, कमी हमारे पास रहती है। ज़्यादातर बिजली भारत में बनती है कोयले से, लगभग 70%। तो इसलिए बिजली जो है बनाना भी बड़ा मुश्किल है, महंगा है और पर्यावरण के लिए ख़राब है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि अभी और एफिशिएंसी हमें लानी होगी। ऐसे पंखे, ऐसे एसी, ऐसे कूलर्स यूज़ करो जिसमें बिजली कम यूज़ होती हो। यही तरीका है बिजली की डिमांड को पूरा करने का। आज की टोन है प्रैग्मेटिक, इसको प्रैक्टिकल भी बोलते हैं। प्रैग्मेटिक मतलब आप एकदम व्यवहारिकता की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे एकदम जो आपको लगे यार हो ही नहीं सकता। व्यवहारिक बातें की जा रही हैं। प्रैग्मेटिक और अर्जेंट टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, अर्जेंसी भी दिखा रहा है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। मेरी आवाज़ से आपको पता लग गया होगा, थोड़ा सा फीवर है मुझे 1-2 दिन से, इसलिए क्लास भी नहीं ला पाया मैं। तो आज मेरी आवाज़ से एडजस्ट कर लेना। पूरे जोश के साथ आपको पढ़ना है। फर्स्ट पैराग्राफ है आपके सामने, इसका मीनिंग निकालो, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। कह रहा है जी, डिस्पाइट रोबस्ट ग्रोथ इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन over the past 2 decades, the rapid additions of renewable energy in the past 5 years, India has been unable to meet its peak power demand. लंबा सेंटेंस है, खत्म ही नहीं हो रहा। अब ये कॉमा लगा, यहाँ रुक जाओ, आगे का बाद में पढ़ लेना। कह रहे डिस्पाइट यानी बावजूद। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ दोनों का मतलब होता है बावजूद। कह रहा है जी, बावजूद बहुत ही मजबूत वाली ग्रोथ के या इजाफे के हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, हमारी बिजली बनाने की सिस्टम में। कह रहा है और कब, पिछले 20 सालों में, पिछले ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स। डेकेड का मतलब होता है 10 साल, तो 2 डेकेड्स यानी 20 साल। कह रहे बावजूद इस चीज़ के कि हमने बहुत सारी बिजली पिछले 20 सालों में बनाई, हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को और ज़्यादा एक्सपेंड किया। कह रहा है हमारी जो रैपिड एडिशन है ना, तेज़ी से जो इजाफा हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में पिछले 5 सालों में। कह रहा है ये सारा काम हुआ है, इजाफा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ये रिन्यूएबल एनर्जी में इजाफे की वजह से हुआ है पिछले 5 सालों में। कह रहे इन सब चीज़ों के बावजूद भारत जो है ना वो अनेबल रहा है, सक्षम नहीं रहा है इस काम को करने में। और काम कौन सा है कि वो मीट कर सके या मिल सके, पूरा कर सके अपनी पीक पावर डिमांड को। पीक पावर डिमांड तब होती है जब एकदम गर्मी, दोपहर के 3 बजे हुए, हर आदमी का एसी चालू। पीक यानी हाईएस्ट। अपनी हाईएस्ट पावर डिमांड के महीनों में डिमांड को मीट करने में सक्षम नहीं रहा है। और ये कैसे हुआ है? ये सारा काम हुआ है विद द डेफिसिट वाइडनिंग फ्रॉम 0.69% टू इन FY20 टू अबाउट 5% इन FY24। कह रहा है ये सारा काम हुआ है डेफिसिट के या हमारी कमी के वाइडन होने के साथ ही, फैलने के साथ ही, बड़ा होने के साथ ही, जो हुआ करती थी 0.69% 2020 में, और अब पहुंच गई है लगभग 5% 2025 में। तो पिछले 20 सालों में हमने बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट लगाए हैं। हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ग्रोथ भी आई है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद हमारी बिजली की कमी जो इतनी हुआ करती थी 5 सालों में बढ़ के इतनी हो गई है। चलिए, इंडिया की वर्ब है हैज़ बीन। इंडिया हैज़ बीन अनेबल। डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, रोबस्ट यानी मजबूत, ग्रोथ यानी विकास, वृद्धि। ओवर की जगह पे आप ड्यूरिंग भी लगा सकते थे। ओवर और ड्यूरिंग दोनों प्रेपोजिशन लगभग एक जैसा मीनिंग देती है, इंटरचेंजेबली यूज़ करो। पिछले 20 सालों में तो ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स, या ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स या 20 ईयर्स। बड़े आगे वाइडन करना, किसी चीज़ का बड़ा होना। पहले इतना सा था, आधा %, अब 5% हो गया।
फ्रॉम और टू लगा के आप रेंज बताएं, ये काम कहाँ से लेके कहाँ तक हुआ। FY20 से FY24 तक हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ। समझ गए ना। तो फ्रॉम और टू अंग्रेजी में एक रेंज को बताने के लिए यूज होते हैं। याद ये रखना है, फ्रॉम टू की जगह बिटवीन एंड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आगे आर्टिकल में आएगा बिटवीन एंड, दोनों को मिक्स नहीं करना है। फ्रॉम लगाए तो टू लगाओ, बिटवीन लगाए तो एंड लगाओ, काम दोनों का एक है, रेंज को बताना। दिल्ली से कलकत्ता, फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता, बिटवीन दिल्ली एंड कलकत्ता। ठीक है, कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आराम से रीडिंग ले लो इसको। कह रहा है जी, दिस रिवील्स कंस्ट्रेंट्स इन सप्लाई ऑफ पावर। ये पूरी बात जो है ना रिवील करती है या खुलासा करती है कई पाबंदियों का, लिमिटेशंस का, सीमाओं का जो है पावर की सप्लाई में। अब वो कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स है भाई, ये सारी की सारी हैं डैश के बाद। न्यू पावर प्रोडक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग स्पेशली इफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड। कह रहा है जो नई पावर की प्रोडक्शन है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत देरी से होती है वो। आज सोचा और आज प्लांट लगाया तो ऐसे नहीं होता, 5 साल पहले सोचो फिर प्लांट बनेगा। और कह रहा है खास करके अगर वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड हो या फिर यूं कह दे कोयले से बनने वाला बिजली का प्लांट हो। और ये कब है, इवन एज इंडिया अटेम्प्ट्स टू इंटीग्रेट रिन्यूएबल पावर इनटू पावर ग्रिड्स। और कह रहा है ये तब जब भारत जो है कोशिश कर रहा है कि वो एकीकृत करे, इंटीग्रेट करे या बीच में ही मिला दे रिन्यूएबल पावर को भी, सोलर और विंड पावर को भी हमारी पावर ग्रिड में, हमारे बिजली के नेटवर्क में। पावर ग्रिड क्या है, जो घरों में बिजली की तारें आ रही हैं खंभों से होकर के, एक्सचेंज से होकर के, डिस्कॉम से होकर के पूरे देश में हर गांव गली शहर में, वो है हमारा पावर ग्रिड या बिजली का नेटवर्क। चलिए, दिस की वो रिवील्स कंस्ट्रेंट यानी पाबंदी। सप्लाई ऑफ पावर में एक ही पाबंदी है कि आज पावर चाहिए तो 5 साल पहले आपको नया प्लांट लगाना था। आज की पावर जो है आज के प्लांट से उसको पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रोडक्शन, पावर प्रोडक्शन की वर्ब है इज। इंडिया की वर्ब है अटेम्प्ट्स, इंटीग्रेट करना, चीज़ों को आपस में मिलाना। कह रहे जी, देयरफॉर इंडिया मस्ट फोकस ऑन इनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी होलिस्टिकली टू रिड्यूस पावर डिमांड। कह रहे इस प्रकार से या देयरफॉर या इसलिए। देयरफॉर को आप अगर समझ ना पाए ना तो इसको सो से रिप्लेस कर दिया करो। सो का मतलब होता है इसलिए। कह रहा है जी, इस प्रकार से या इसलिए भारत को फोकस कर देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और किस चीज़ के ऊपर भाई, इनहेंस करने के ऊपर, बढ़ाने के ऊपर अपनी एनर्जी की कार्यकुशलता को, एफिशिएंसी को। और ये बढ़ेगी हॉलिस्टिकली यानी सब चीज़ों को एक साथ लेकर के। और ये इसलिए होगा ताकि हम कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें पावर की डिमांड को। कह रहा है जी, और इसका इलाज क्या है, ये करेंगे कैसे। कह रहा है एंड द क्विकेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू एड्रेस राइजिंग पावर डिमांड एंड क्लाइमेट चेंज। कह रहा है ये जो पूरी चीज़ है ना, ये सबसे तेज और सबसे कम एक्सपेंसिव तरीका है, सबसे कम महंगा तरीका है एड्रेस करने का, संबोधित करने का बढ़ती हुई पावर की डिमांड को और क्लाइमेट चेंज को। तो घर में अगर एसी लगाओ, कूलर लगाओ, 5 स्टार रेटिंग का होना चाहिए, चाहे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़े। आप अपना भी भला करोगे और देश का भी भला करोगे। तो यही कह रहा है जी, इंडिया को यही फोकस करना है, हर तरीके से अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, 5 स्टार अप्लायंसेस को हम घर में यूज़ करें जो बिजली कम लेते हैं। इंडिया की वर्ब है मस्ट फोकस, फोकस ऑन करना किसी चीज़ पे। ठीक है ना, फोकस डालना। होलिस्टिक ये वही वाला है जो W से शुरू होता है। होलिस्टिकली यानी सब चीज़ों को जो एक साथ लेकर के चलता हो, होलिस्टिकली किसी काम को आप कर रहे हैं, एडवर्ब है यहाँ। चलिए, अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट इसको देख लो। अंडरलाइन मैंने यही कर दिया है इसको। द क्विकेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव। क्विकेस्ट का मतलब होता है सबसे तेज, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। और लीस्ट एक्सपेंसिव में द लीस्ट, ये द अब यहाँ लगा हुआ समझे, ऑलरेडी पहले आ चुका है। ये भी एडजेक्टिव की सबसे बड़ी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। लीस्ट एक्सपेंसिव यानी कम से कम एक्सपेंसिव। याद ये रखना है कि एडजेक्टिव की 2 डिग्रियां अगर एंड से मिल जाएं तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि दोनों डिग्रियां सेम तरह की हो। ऐसा ना हो यहाँ पे कंपैरेटिव लग रही हो, यहाँ पे सुपरलेटिव लग रही हो, यहाँ पे पॉजिटिव लग रही हो, यहाँ पे कंपैरेटिव लग रही हो। ऐसा हम अंग्रेजी में नहीं करते। जब भी 2 एडजेक्टिव मिलाते हैं तो कोशिश करते हैं दोनों की कंपैरेटिव डिग्री का, या दोनों की सुपरलेटिव डिग्री का, या दोनों की
पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करें। द रूम वॉज स्पेशियस एंड मोर कंफर्टेबल। कमरा जो है स्पेशियस था, बड़ा था और ज़्यादा कंफर्टेबल था, ज़्यादा सुविधाजनक था। देखने में सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है। मान लीजिए एक हॉल था जो बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें आपको कंफर्ट नहीं आया। हॉल में एसी नहीं लगा हुआ था, आपको गर्मी लगी, तो आप कमरे में घुसे और आपने बोला यार ये कमरा भी बड़ा है, स्पेशियस है, हॉल जितना नहीं है लेकिन बड़ा तो है, लेकिन कंफर्टेबल ज़्यादा है। तो आपने हिंदी में समझा दिया और इंग्लिश में ऐसा लिख दिया। लेकिन हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि इंग्लिश में आप एक तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, एक ही तरह के एडजेक्टिव डिग्रीज का। तो मुझे क्या करना है, इस एंड के पहले का एडजेक्टिव और एंड के बाद का एडजेक्टिव जो है इन दोनों को सेम रखना है। बाद वाला है कंपैरेटिव डिग्री में, पहले वाला है पॉजिटिव डिग्री में। क्या करूं अब मैं? मुझे एक सिंपल सा काम करना है, मुझे पहले वाले के हिसाब से बाद वाले को चेंज कर देना है। ठीक है, पहले वाले को सही मान लो, इसको सही मान लोगे तो बाद वाले को चेंज कर लोगे आप। तो यहां पे क्या लिखो, द रूम वॉज स्पेशियस एंड कंफर्टेबल। और या फिर दूसरा तरीका तो है ही, द रूम वॉज मोर स्पेशियस एंड मोर कंफर्टेबल, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, एरर का क्वेश्चन हो तो पहले वाले को अपने सही मान लेते हैं और बाद वाले में जो है एरर को मार्क कर देते हैं। तो दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे। अब देखो, द रूम वॉज बिगर एंड मोर कंफर्टेबल। रूम जो है बड़ा था, बिगर था और ज़्यादा कंफर्टेबल था। बिल्कुल सही सेंटेंस है ये। यहां भी कंपैरेटिव डिग्री और यहां भी मोर के साथ में कंपैरेटिव डिग्री। बिग की तो मोर लगा के बनती नहीं है, बिग की तो बिग, बिगर, बिगेस्ट बन जाती है, लेकिन कंफर्टेबल की तो मोर के साथ ही बनेगी ना, तो मोर कंफर्टेबल लिख। थर्ड सेंटेंस देखो, चलो थर्ड देखो, क्या खुद से ही सोल्व करो। द रूट वॉज द शॉर्टेस्ट एंड इकोनॉमिकल। ये रास्ता जो है सबसे छोटा था और इकोनॉमिकल था, यानी किफायती था। इस रास्ते पे वक्त भी कम लगता था, पेट्रोल भी कम लगता था और छोटा भी था। चलो सही करके कमेंट्स में डालना कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है। अपने हाथ से एक बार लिखोगे तो बैठ जाएगा दिमाग में, छप जाना चाहिए आपके। बढ़े आगे, सभी लोग इसको अटेम्प्ट करें, कमेंट्स में आपको फीडबैक देंगे। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। रीडिंग दो इसको फटाफट से, मीनिंग निकाल लो इसका एक बार। कह रहा है जी, दिस ईयर मार्क्स अ डेकेड ऑफ इंडियाज ग्राउंड ब्रेकिंग एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम उजाला। कह रहा है जी, ये ईयर जो है ना मार्क करता है, वो निशान बनता है एक डेकेड का या 10 साल का, भारत की ग्राउंड को ब्रेक करने वाली एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम का। देखिए स्कीम आप समझ गए, एनर्जी एफिशिएंसी यानी जो एनर्जी की कुशलता को बढ़ाए, और ग्राउंड ब्रेकिंग यानी जो जमीन हिला के रख दे, जो इतनी नई हो, इतनी नूतन हो, इतनी इनोवेटिव हो, पायनरिंग हो, जिससे आसपास की जमीन हिल जाए। समझ गए ना, मतलब हिला के रख देने वाली। तो ये साल जो है वो 10वां साल है भारत की एक हिला के रख देने वाली स्कीम का। और ये स्कीम कौन सी है ग्राउंड ब्रेकिंग हिलाने वाली? नाम था इसका उजाला। अब आगे बता रहा है इसके बारे में, विच हैज हेल्प्ड ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ एनर्जी एफिशिएंट लाइट एमिटिंग डायोड और एलईडी बल्ब्स फ्रॉम अबाउट 500 रुपीज अ डेकेड अगो टू ₹70। कह रहा है ये वही स्कीम है जिसने मदद किया नीचे लाने में, ब्रिंग डाउन करने में प्राइस को या दाम को एनर्जी में एफिशिएंट एलईडी बल्ब्स का। और कहाँ से? जो 500 रुपये हुआ करता था 10 साल पहले, वहाँ से आ गया है अब जो है आज की डेट में 70 रुपये पे। और ये सारा काम कैसे हुआ है? इनेबलिंग इट्स वाइड स्प्रेड होम यूज, इनेबल करते हुए, सक्षम बनाते हुए इसके हर तरफ वाइड स्प्रेड घरों में इस्तेमाल को। चलिए, ये स्कीम के लिए विच आया है, उजाला के लिए विच की वर्ब है हैज हेल्प्ड, ब्रिंग डाउन करना, चीज़ों को नीचे लाना, ग्राउंड ब्रेकिंग, ग्राउंड शेकिंग, जो जमीन हिला के रखने वाली हो, नई हो, इनोवेटिव हो, पायनरिंग भी बोल सकते हैं इसको, अपने आप में नया हो, है ना। ईयर की वर्ब है मार्क्स। फ्रॉम और टू का अगेन आपको इस्तेमाल मिलेगा। रेंज बताइए ना, फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, फ्रॉम 500 रुपये टू 70 रुपये। तो रेंज के लिए फ्रॉम टू या फिर बिटवीन एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहा द स्कीम सक्सीडेड एज अनदर पब्लिक एनर्जी एफिशिएंसी मेजर वॉज बेक्ड इनटू द इनिशिएटिव। कह रहा है ये स्कीम सक्सीड कर गई। सक्सीडेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सक्सीड वर्ब जो है वो बेस फॉर्म है, पीछे ईडी लगा के आपने V2 बनाया। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। ये स्कीम सफल हुई, और वो इसलिए हुई क्योंकि एज
एक और ऐसी स्कीम थी, पब्लिक एनर्जी एफिशिएंसी का मेजर था या कदम था, उसको बेक इनटू किया गया या इसके अंदर मिला जुला दिया गया। बेक इनटू करना यानी दोनों चीज़ों को मिला के पकाना। बेकिंग क्या होता है? पकाने को बोलते हैं ना। और कह रहा है जी कौन सी चीज़ थी वो? द स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम विच लेड टू द इंस्टॉलेशन ऑफ 1.34 करोड़ एलईडी लैंप्स अक्रॉस अर्बन लोकल बॉडीज एंड ग्राम पंचायत। कह रहा है ये स्कीम थी जो दूसरी वाली, वो थी स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम, जो हमें लीड टू कर गया, इस तरफ ले गया कि हमने इंस्टॉल कर दिए 1.34 या 3-4 करोड़ लाइट बल्ब्स को पूरे अर्बन लोकल बॉडीज में। अर्बन लोकल बॉडी यानी शहर, जहाँ पे नगर पालिका होती है उसको बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडी। और ग्राम पंचायत यानी गांव, है ना। हर जगह पे हमने ये बल्ब लगाए हैं और ये काम किया है हमने। एंड रिड्यूसिंग पीक डिमांड बाय ओवर जो है 1500 मेगावाट्स, रिड्यूस करते हुए किया है हमने अपनी पीक डिमांड को, मैक्सिमम डिमांड को इतने मेगावाट से। चलिए स्कीम की वर्ब है सक्सीडेड। सक्सीड वर्ब पे खास ध्यान देना। इस सक्सीड वर्ब को आप V1 मानेंगे। भाई कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके पीछे ईडी लगा होता है, तो आपको देख के लगता है ये V2 या V3 होगी, लेकिन सक्सीड ऐसी वर्ब है, ये V1 ही है। सक्सीड का मतलब है सफल होना। अगर इसकी V2 बनानी है तो एक और ईडी इसके पीछे लगेगा। सक्सीड, प्रोसीड, कंसीड ऐसे ही वर्ब्स है, ध्यान रखें। पब्लिक एनर्जी मेजर की वर्ब है वॉज बेक इनटू। बेक इनटू करना, दोनों चीज़ों को मिला जुला के पका देना। ठीक है, ये प्रोग्राम के लिए विच आया है, विच की वर्ब है लेट टू। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी एज ऑफ जनवरी 2025 द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स एंड इनेबल्ड द सेल ऑफ अबाउट 407 करोड़ मोर। कह रहा है जी जनवरी 2025 की अगर बात करें ना, आज की मतलब जनवरी 2025 की, सरकार ने मुफ्त में बांटे हैं 37 करोड़ एलईडी बल्ब्स, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। या तो सड़क पे लगाए होंगे आपके घर के बाहर खंबे पे, या आपको भी मिले होंगे किसी स्कीम के अंदर। और इनेबल किया है, सक्षम बनाया है सेल को 407 करोड़ की। और ये 407 करोड़ वो है जो आपने अपने पैसे से खरीदे हैं। सरकार ने सस्ता कर दिया तो आपने खरीद लिया। तो इतने सारे बल्ब, इतने तो मुफ्त लगा दिए सरकार ने और इतने सस्ते कर दिए कि आपने इतने सारे 407 करोड़ खुद ही खरीद लिए। चलिए गवर्नमेंट की वर्ब है हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, दूसरी वर्ब है हैज इनेबल्ड। यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है हैज के बाद। कह रहा है जी एलईडी बल्ब्स, अब यहाँ बताएगा कितनी बिजली खाते हैं ये बल्ब्स। LED bulbs consume half the amount of power of compact fluorescent lamps, while incandescent light bulbs require 9 times the power that LEDs consume। कह रहा है जो LED बल्ब है ना, सफेद रंग का बल्ब जो घर में लगाया आपने, ये कंज्यूम करता है आधी अमाउंट को, हाफ द अमाउंट को पावर की या बिजली की, जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप करता है। फ्लोरेसेंट लैंप मतलब वही नीले रंग का, लाल रंग का लट्टू, है ना, उससे आधी बल्ब जो है, आधी पावर जो है एलईडी कंज्यूम करता है। जबकि जो इनकैंडिसेंट बल्ब है, वो येलो कलर का लट्टू जो पहले लगाते थे हम 20 साल पहले, 15 साल पहले, वो वाले बल्ब जो है ना, उनको जरूरत होती है 9 गुना ज़्यादा पावर की या फिर बिजली की, और वो उसके मुकाबले जो एलईडी कंज्यूम करते हैं 9 गुना ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है वो लट्टू। कह रहा है जी ट्रांसलेटिंग इनटू कंसीडरेबल कॉस्ट सेविंग्स फॉर आवर इंडियन होम्स। और ये सारा काम होता है ट्रांसलेट इनटू होते हुए या लीड टू करते हुए, और किस तरफ? बहुत बड़े या कंसीडरेबल, बहुत बड़े या नोटिसिएबल कंसीडरेबल कॉस्ट सेविंग की तरफ, पैसे में किफ़ायत की तरफ, खर्चे में, हमारे घरों के लिए, इंडियन होम्स के लिए। बल्ब्स की वर्ब है कंज्यूम। इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब्स की वर्ब है रिक्वायर। इनकैंडिसेंट वो होता है जो गर्म होता है, ठीक है, एलईडीज गर्म नहीं होती। और फ्लोरिसेंट वो होता है जिसमें कलर्स आपको मिलेंगे। ट्रांसलेट इनटू होना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ की तरफ लीड करना। आपकी मेहनत ट्रांसलेट इनटू हो जाती है आपकी कामयाबी में। योर हार्डवर्क ट्रांसलेट्स इनटू योर सक्सेस। ठीक है, ऐसे इसको याद रखें आप। कह रहा जी बट एस्टिमेट्स ऑल्सो सजेस्ट दैट द उजाला स्कीम अलोन हेल्प इंडिया सेव ओवर $10 billion एंड अवॉइडेड बिल्डिंग ओवर 9,500 मेगावाट ऑफ न्यू जनरेशन कैपेसिटी। कह रहा जी लेकिन एस्टिमेट्स ये भी बताते हैं हमें
कि ये जो स्कीम थी ना, उजाला स्कीम, जिसमें एलईडी सस्ती हुई, इस स्कीम ने ही अकेले अकेले हमें मदद की है भारत को कि वो सेव कर सके $10 बिलियन जितना खर्चा। हम सभी लोग मिल करके $10 बिलियन मतलब 80-85 हज़ार करोड़ रुपए, और अवॉइड कर सके, हम बच सके बिल्ड करने से या बनाने से नए पावर जनरेशन कैपेसिटी या प्लांट को 9,500 मेगावाट के। अब ये प्लांट 9,500 मेगावाट के क्या क्या करते, कह रहे जी विच इज द इक्विवेलेंट ऑफ 19 न्यू कोल फायर्ड 500 मेगावाट पावर प्लांट्स, जो कि बराबर है, इक्विवेलेंट है 19 नए कोल से चलने वाले या कोयले पे आधारित 500 मेगावाट पावर प्लांट्स के। तो अगर ये स्कीम सरकार ना लाई होती, मोदी सरकार 2014 में, या उससे पहले कांग्रेस की सरकार, तो आज हमारे पास 19 नए कोयले के प्लांट और होते, क्योंकि हम वो येलो वाला बल्ब जो है घर में जला रहे होते। चलो, इतना हमारा एक्स्ट्रा खर्चा भी होता। एस्टिमेट्स की वर्ब है सजेस्ट, उजाला स्कीम की वर्ब है हैज़ हेल्प्ड, दूसरी वर्ब है हैज़ अवॉइडेड। विच आया है इस चीज़ के लिए, विच की वर्ब है इज। इक्विवेलेंट यानी इक्वल या बराबर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, आराम से दे लो इसको एक रीडिंग पहले। कह रहे जी इंडीड देयर आर अदर एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स दैट इंडिया हैज टेकन फॉलोइंग द एनैक्टमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001। कह रहे जी सच बात तो ये है, और भी दूसरे एनर्जी एफिशिएंसी के मेजर्स हैं, एनर्जी की कार्यकुशलता के और कदम हैं जो भारत ने टेक किए हैं, ले चुका है। और कब ले चुका है, आज से 25 साल पहले इनेक्टमेंट के वक्त या बनाए जाने के वक्त एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के। तो एक एक्ट हमने बनाया था 2001 में, उसके बाद से बहुत सारे कदम हमने एनर्जी को बचाने के लिए हमने किए हैं। एनर्जी यानी आप समझते हैं, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, चीज़ों को बचाना, कंजर्व करना। कह रहा द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी स्टेट्स दैट बिटवीन 2000 and 2018 energy efficiency improvements enabled India to avoid an additional 15% of energy demand and 300 metric ton of CO2 emissions। कह रहा जी जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो ये बताती है हमें, स्टेट करती है, स्टेट करना यानी कहना, एक स्टेटमेंट देना। वो ये कहती है दैट, वो ये कि इस से साल के बीच से और इस साल के बीच, सन 2000 से 18 के बीच जो एनर्जी के एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट्स हमने लाए, उन सभी ने हमें इनेबल किया, सक्षम बनाया, हमें ये ताकत दी कि हम अवॉइड कर सके 15% हमारी डिमांड को, है ना। 15% जो है डिमांड हमने जो है कम कर दी, और लगभग 300 मीट्रिक टन CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को भी हमने रोका है, हवा में जाने से, घुलने से रोका है। एजेंसी की वर्ब है स्टेट्स, इंप्रूवमेंट्स की वर्ब है इनेबल्ड, इनेबल करना, सक्षम बनाना, या V2 लगी हुई है। एमिशन होता है धुआं। कह रहा जी बट विद इंडियाज रैपिड अर्बनाइजेशन इन द पास्ट 2 decades एंड राइजिंग पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन टू मीट कूलिंग नीड्स एज समर्स गेट हॉटर, पीक पावर डिमांड रीच्ड 250 गीगावाट्स लास्ट ईयर। कह रहा है लेकिन इंडिया के रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, रैपिड यानी जोरों से, तेजी से, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, गांव छोड़ छोड़ के लोग शहरों में आ रहे हैं और वहीं काम करने लगे, नए शहर बसने लगे। कह रहा है जी इस चीज़ के चलते ही जो पिछले 2 सालों में हुई है, 2 दशकों में हुई है, 20 सालों में, और हमारी राइज करती हुई, बढ़ती हुई पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो है, पर कैपिटा यानी पर पर्सन, और एनर्जी कंजम्पशन आप समझते हैं बिजली की खपत, और वो इसलिए ताकि हम अपनी कूलिंग नीड्स को मीट कर सकें, हम कूलर, पंखा और एसी चला सकें। और वो इसलिए क्योंकि समर्स जो है वो हॉट होती जाती हैं, गर्मियाँ और ज़्यादा गर्म होती जाती हैं, समर्स यानी गर्मियाँ। कह रहा है जी इन सारी चीज़ों के चलते ना हमारी पीक पावर डिमांड जो है गर्मियों के अंदर वो रीच कर गई 250 गीगावाट्स, है ना, लास्ट ईयर। तो सब कुछ हमने अच्छा किया, लेकिन हमारी पावर डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ना। हम जितनी तेज़ी से बिजली बचाने की कोशिश करते हैं, उतनी ज़्यादा तेज़ी से नए एसी लगते हैं, जिससे बिजली की और ज़रूरत हमें पड़ती है। समर्स की वर्ब है गेट, गेट का मतलब है बिकम, हॉट से हॉटर बनाया गया है, कंपैरेटिव डिग्री है। डिमांड की वर्ब है रीच्ड, ठीक है। पर कैपिटा एनर्जी डिमांड या कंजम्पशन का मतलब है पर पर्सन कितना एनर्जी कंज्यूम होता है ऑन एवरेज। 140 करोड़ से अगर भाग दे दें सारी एनर्जी कंजम्पशन को, तो वो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या है जी, लास्ट है और छोटा सा है।
यहां पे आपको देगा सोल्यूशन। फटाफट देख लो इसको। कह रहा है इंडिया इज टुडे द थर्ड लार्जेस्ट पावर कंज्यूमर ग्लोबली। कह रहा है भारत जो है ना वो आज तीसरा सबसे बड़ा पावर कंज्यूमर है, बिजली की खपत करने वाला देश है पूरी दुनिया में ग्लोबली, आफ्टर चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये है चाइना के बाद और फिर यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के बाद। तो पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पे इंडिया सबसे ज़्यादा बिजली खपत करता है। चलिए, इंडिया की वॉबे इज द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द टेंथ, द हंड्रेड। ये जब भी आप यूज़ करें, थर्ड है ना, थर्ड क्या होता है तीसरे नंबर का, टेंथ क्या होता है 10वें नंबर का। जब भी ऐसा वर्ड अंग्रेजी में यूज़ करते हैं तो उसके आगे द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा मत सोचना फर्स्ट के आगे करना है, सेकंड के आगे भी करना है, 10वें के आगे भी करना है, द टेंथ के आगे भी द आपको लगाना है। यूनाइटेड स्टेट्स के आगे द लगेगा। आपको पता है जिन देशों के नाम के पीछे एस लगा हो वो देश अपने आगे द का इस्तेमाल करते हैं, वो सभी कंट्रीज। कह रहे जी मोर ओवर 70% ऑफ इट्स एनर्जी आउटपुट कंटिन्यूज टू बी फ्रॉम कोल एंड इंडिया हैज प्लान्स टू एड अनदर 90 गीगावाट्स ऑफ कोल बेस्ड कैपेसिटी बाय 2032। कह रहा है जी इससे भी आगे मोर ओवर अगर बताएं, मोर ओवर मतलब फर्दर, जो हमने बताया इसमें और एक चीज़ ऐड कर दें आपके कि 70% जो हमारी एनर्जी का आउटपुट है वो आज भी जारी है कि वो कोयले से आता है। 100 में से 70% बिजली जो हम यूज़ करते हैं वो कोयला जला के बनती है भारत में। और इंडिया के पास अभी प्लान्स तो ये भी है कि हम और ऐड करेंगे 90 गीगावाट कोयले पे आधारित कैपेसिटी को या पावर जनरेशन प्लांट को अगले 7 सालों में बाय 2032। बाय बताता है डेडलाइन को, 2032 तक ये काम हो जाएगा। 70% एनर्जी आउटपुट की वर्ब है कंटिन्यूस। 70% की कोई वर्ब खुद की नहीं होती है ना, ये वर्ब यहाँ पे सिंगुलर 70% के हिसाब से नहीं है, ऑफ के बाद रखे हुए नाउन के हिसाब से है। यहाँ नाउन है आउटपुट, आउटपुट जो है अनकाउंटेबल होता है, इसलिए उसकी वर्ब को अनकाउंटेबल को हमने सिंगुलर वर्ब दी। इंडिया की वर्ब है हैज, इंडिया के पास है प्लान्स। चलिए, कह रहा है जी व्हाट इज नीडेड नाउ इज अ ग्रेटर एनर्जी एफिशिएंसी मैंडेट्स अक्रॉस सेक्टर्स। करे जो चीज़ अब जरूरी है, व्हाट इज नीडेड नाउ, वो ये है कि ज़्यादा बड़ी या ग्रेटर एनर्जी एफिशिएंसी मैंडेट्स हो। मैंडेट का मतलब होता है डायरेक्टिव या जो है कमांड, ऑर्डर। सरकार बोल दे भाई सबको 5 स्टार एसी ही लेना है, नहीं लेना है तो मत लो, लेना है तो 5 स्टार या 4 स्टार, इसको बोलेंगे एनर्जी एफिशिएंसी मैंडेट्स। कह रहा है जो चीज़ ज़रूरी है ना वो ये है कि सरकार ऐसे मैंडेट्स निकाले, ऐसे ऑर्डर्स निकाले, हर सेक्टर के अंदर निकाले, अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, हमारे घर हो, या होम अप्लायंसेज हो, घर में यूज़ होने वाले उपकरण हो, और चाहे बात हो कंट्रीज स्प्रॉलिंग एमएसएमईज। कंट्री के अंदर जो एमएसएमई है, एमएसएमई क्या होते हैं, छोटे दुकानदार, किराने वाला है ना, आपका जो है बाल काटने वाला, नाई, मोची, ये सब एमएसएमई है, छोटे छोटे दुकानदार है। और स्प्रॉलिंग है यानी बेतरतीबी से फैले हुए हैं, एक घर मिलेगा फिर एक दुकान मिल जाएगी, फिर 10 घर मिलेंगे, फिर 3 दुकानें होंगी। तो ये एक स्प्रॉलिंग एमएसएमई सेक्टर भारत में है, फलता फूलता। हर जगह सरकार कुछ ऑर्डर निकाले कि अच्छे से अच्छा अप्लायंस आपको यूज़ करना है, अगर उपकरण आपको यूज़ करना है तो जो है व्हाट इज नीडेड इज दिस थिंग। व्हाट की वर्ब है इज, व्हाट इज नीडेड से बनने वाले पूरे क्लोज की वर्ब है इज। चलिए, मैंडेट का मतलब है ऑर्डर, स्प्रॉल करना यानी मैंने आपको बताया था बेतरतीबी से किसी चीज़ का फैला हुआ होना। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को। छोटा ही आर्टिकल था, अब जल्दी से आ जाओ अपने आज के क्विज पे। मैंने कुछ वर्ड्स रखे हैं आपके सामने, वीडियो को कर दो पॉज। इन कितने वर्ड्स हैं, 5, 2, 7 और 9। इन 9 वर्ड्स में से 5 वर्ड्स को आपको चूज करना है इस क्लोज टेस्ट को फिल करने के लिए। एक बार खुद से ट्राई दे लो, फिर मैं करवाता हूं, मैच कर लेना। चलो, सबसे पहले इन वर्ड्स की जो है आप नेचर देख लो, कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता एक नाउन है। वाइडन यानी किसी चीज़ को बड़ा करना, वाइड करना एक वर्ब है। डर्थ यानी कमी एक नाउन है। स्प्रॉलिंग यानी बेतरतीबी से फैला हुआ एडजेक्टिव है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म। रोबस्ट एक एडजेक्टिव है यानी मजबूत। पायनरिंग एक एडजेक्टिव है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बना हुआ, जो बहुत पायनियर करता हो, जो बहुत अपने आप में अनोखा हो, है ना, बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग, शेकिंग, हिलाने वाला हो, पायनरिंग। हॉलिस्टिक भी एक एडजेक्टिव है, जो सब चीज़ों को एक साथ लेकर के चले, हॉलिस्टिक। इंटीग्रेट करना एक वर्ब है, एकीकृत करना।
ट्रांसलेट इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, ये भी वर्ब है, किसी दूसरी चीज की तरफ ले जाना, जैसे मेहनत ट्रांसलेट इनटू होती है सक्सेस में। तो ये आपको सबसे पहले करना होता है, दिमाग में कर लो। मैं आपके सामने पेन चला रहा हूं, आपको करना है दिमाग में, धीरे धीरे करोगे आप, पहले पेन से करो। अब देखो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर्ड्स की रिक्वायरमेंट देखो और इन्हीं में से चूज कर लेंगे। करेक्ट, डिस्पाइट इंडियाज डैश अर्बन लैंडस्केप देयर रिमेन्स अ डैश ऑफ एक्सेसिबल हेल्थ केयर इन रिमोट एरियाज। कह रहे बावजूद भारत के इस तरह के अर्बन लैंडस्केप के, लैंडस्केप यानी पूरी सीनरी, अर्बन यानी शहरी। अब शहरी लैंडस्केप कैसा होगा? लैंडस्केप एक नाउन है, अगर अर्बन लैंडस्केप के आगे आपको लगाना है तो आप एक एडजेक्टिव लगाएंगे। एडजेक्टिव इनमें से कौन कौन है? स्प्रॉलिंग है, रोबस्ट है, पायनरिंग है और होलिस्टिक है। तो हमारा अर्बन लैंडस्केप कैसा है? सब चीज़ों को एक साथ लेने वाला है, बहुत हिला के रख देने वाला है, बड़ा मजबूत है, या बड़ा बेतरतीबी से फैला हुआ है? देखो कहने को तो चारों ही फिट हो जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा फिट होगा? वो होगा यहाँ पे स्प्रॉलिंग। शहर ऐसे ही बसे होते हैं हमारे यहाँ, एक गांव है, फिर एक बड़ा सा शहर है, उसके बाद फिर 20 गांव होंगे। हमने वो प्लानिंग से जो है देश को नहीं बसाया हुआ, स्प्रॉलिंग है सारा सिस्टम। तो कह रहा है बावजूद बेतरतीबी से फैले हुए अर्बन लैंडस्केप के एक इस तरह की चीज बनी हुई है हमारे एक्सेसिबल हेल्थ केयर के अंदर, रिमोट एरियाज में, दूर के एरियाज में। अ आर्टिकल के बाद एक नाउन चाहिए आपको, ऑफ कोर्स ऑफ प्रेपोजिशन आगे लगी हुई है, यहाँ नाउन आएगा। नाउन है यहाँ पे एफिशिएंसी, नाउन दूसरा कौन है यहाँ पे? डर्थ। एफिशिएंसी का मतलब है कार्यकुशलता, डर्थ का मतलब है कमी। तो हमारे यहाँ कार्यकुशलता नहीं है, हमारे यहाँ कमी है एक अच्छे और एक्सेसिबल हेल्थ केयर सिस्टम की दूर दराज के इलाकों में। ऐसे आपको चूज करना है। चलो और आगे बढ़ो। एड्रेसिंग दिस रिक्वायर्स अ डैश अप्रोच। कह रहा है अगर इसको एड्रेस करना है ना इस चीज़ को, तो इसके लिए ज़रूरत है एक इस टाइप की अप्रोच की। और कौन सी अप्रोच होगी वो? दैट इंटीग्रेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी। जो तीनों चीज़ों को इकट्ठा ले आए, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी नीतियों को और हमारी टेक्नोलॉजी को। अब वो अप्रोच कैसी होगी? एडजेक्टिव देख लो कौन कौन से हैं। एडजेक्टिव है 4। स्प्रॉलिंग तो हट गया, ये तो आपने पहले ले लिया। अप्रोच रोबस्ट हो सकती है, पाइनरिंग हो सकती है, या होलिस्टिक हो सकती है। तीनों सेट बैठ रहे हैं। लेकिन इस वर्ड पे नजर डालो, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करना, चीज़ों को एक साथ लाना। एक साथ लाने वाली अप्रोच वो होगी होलिस्टिक, जो सब चीज़ों को साथ में लेके चलती हो। कहने को तो रोबस्ट अप्रोच भी हो सकती थी, यहाँ पाइनरिंग अप्रोच भी हो सकती थी, लेकिन आगे क्या कर रहा है? आगे इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है, तो होलिस्टिक अप्रोच बनेगा ना। तो इंडिया रिक्वायर्स अ होलिस्टिक अप्रोच। चलो अब ये होलिस्टिक निकल गया, स्प्रॉलिंग निकल गया, ठीक है, और दर्द भी निकल गया। Karaji, while some dash efforts have managed in recent years, a more dash system is needed to ensure long-term success. कह रहा है जहाँ कुछ इस टाइप के एफर्ट्स जो हैं वो इमर्ज हुए हैं, उभरे हैं पिछले कुछ सालों में। एफर्ट्स नाउन के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए। कह रहा है वहीं पे हमें एक इस तरह का सिस्टम जो है उसकी भी ज़रूरत है, ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस को इंश्योर कर सकें। सिस्टम नाउन के लिए भी एक एडजेक्टिव चाहिए। यहाँ भी एक एडजेक्टिव एफर्ट्स के लिए, यहाँ भी एक एडजेक्टिव सिस्टम के लिए। एडजेक्टिव थे ये 4, ठीक है। इसमें से होलिस्टिक निकल गया, स्प्रॉलिंग निकल गया। अब बताओ सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम पाइनरिंग होगा, हिला देने वाला, या मजबूत होगा? एफर्ट्स कैसे होंगे? एफर्ट्स मजबूत होंगे या हिला के रख देने वाले होंगे? कुछ भी सेट बैठ सकता है बिठाना चाहो तो, लेकिन यह आंसर आपका बनना चाहिए, जो बेटर आंसर है वो है पाइनरिंग एफर्ट्स। कुछ नए तरह के एफर्ट्स हमने किए, मजबूत एफर्ट्स नहीं होते। कोशिश जो है वो एक पाइनरिंग कोशिश हो सकती है ना, नई तरह की, कुछ हिला के रख देने वाली, है ना। और सिस्टम जो है वो मजबूत होता है, रोबस्ट होता है। तो यहाँ पे आ जाएंगे पाइनरिंग एफर्ट्स और रोबस्ट सिस्टम। थोड़ा टाइम लगा के समझाया, लेकिन यही ग्लोस टेस्ट करने का तरीका है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इनमें से कौन सा प्राइमरी रीजन है कि भारत को अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को इनहांस करना होगा? क्या रीजन है? आज ही हमें अपने घर पे 5 स्टार कूलर पंखा ले आना चाहिए, एसी 3 स्टार 4 स्टार एसी यूज नहीं करना हमें। क्या रीजन है? देखो रीजन ये है कि नहीं यूज करोगे 5 स्टार तो ज़्यादा बिजली खपाओगे, और ज़्यादा बिजली आज की आज तो नहीं बन सकती, तो फिर आपके घर पे पावर का कट होगा। क्योंकि नए फॉसिल फ्यूल पावर प्रोडक्शन जो है वो बहुत स्लो होती है, धीमे धीमे होती है, टाइम लगाती है और बहुत महंगी भी होती है। तो नया कोयले के प्लांट लगाने से अच्छा है अच्छा एसी यूज करना शुरू कर दो। चलिए सेकंड में आंसर 6 में बनेगा बी। 7 में बनेगा जी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस आर्टिकल की सेंट्रल थीम को या मेन आइडिया को कैप्चर करता है?
इस आर्टिकल को एक सेंटेंस में बताना चाहे तो कौन सा सेंटेंस होगा? बड़ा आसान है, आंसर डी बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्णता है एनर्जी एफिशिएंसी की, ताकि पावर की कमी को, डेफिसिट को एड्रेस किया जा सके और क्लाइमेट चेंज को भी निपटा जा सके। पावर डेफिसिट होता है तो पावर कहाँ से आती है? कहीं से नहीं आती, बिजली का कट लग जाता है। जो 4 घंटे 6 घंटे आप देखते हो गाँवों में लगा हुआ, यही वो पावर डेफिसिट है। चलिए लास्ट में कॉमन एरर्स है, 3 क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिलेंगे, खुद से करने हैं। फर्स्ट कमेंट में इन तीनों का आंसर मैंने डाल दिया है। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे, एंड से एडजेक्टिव जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे लगाना है, बिटवीन एंड फ्रॉम टू, सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की? अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक दिया करो, पीडी लिख दिया करो सर पूरा देखा, और इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडीआई लिख दिया करो पूरा भी देखा, इंटरेस्टिंग भी लगा। अंटिल देन साइनिंग ऑफ। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।